नमस्कार दोस्तों, ये प्राचीन भारत का तीसरा और अंतिम लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश में बिंदुसार तक देख लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम अशोक से शुरू करेंगे, अशोक से आगे बढ़ेंगे, ठीक। और ये वीडियो रिवीजन के पर्पस से बनाया गया है, तो उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ लंबी नहीं हो। हाँ, डिटेल्स में पढ़ना होगा तो आगे मैं वीडियो बनाते रहूँगा, बट अभी उतना ही एक्सप्लेन करूँगा जितनी की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अशोक की बात की जाए तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का जो अन्य नाम है वो पुराण में क्या मिलता है? अशोकवर्धन। गिरनार अभिलेख से क्या मिलता है? अशोक मौर्य। भाब्रू अभिलेख से पियदसी। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये ध्यान में रखना है, देवानाम प्रिय पियदसी, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। बाकी आप पढ़ लीजिए। शासक बनने से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था, ठीक। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। इसमें ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कल्हण ने किसकी रचना की है? राज तरंगिणी की। और ये किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है राज तरंगिणी, ठीक है, उस पर लिखी गई है ये। चलिए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में, ठीक। आगे बात की जाए, जो अशोक का नाम अशोक मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है कहाँ मिलता है? मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है भाब्रू अभिलेख में, ठीक। खुद को सम्राट किस में कहा है? भाब्रू अभिलेख में। ये भी ध्यान में रखिएगा, खुद को सम्राट भाब्रू अभिलेख में बोला है, जरूर ध्यान रखिएगा। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध होता है, जिसमें अशोक विजयी होता है। और ये इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख से। देखिए शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अभिलेख के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, बस आप नाम ध्यान में रखिए, अभिलेख के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख। इनको एक्सप्लेन करके मैं बाद में बता दूंगा अच्छे से, बट अभी खाली आप नाम ध्यान में रखिए, जैसे 13वां भाब्रू, ठीक, गुर्जरा, मास्की, ये नाम याद रखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइए, अभिलेख है, स्तंभ लेख है, क्या है, ठीक। सबको अभिलेख मानकर चलिए, ठीक ना, क्योंकि सारी चीज़ें गुहा लेख, स्तंभ लेख और क्या है, शिलालेख, ये सब अभिलेख के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया है किस अभिलेख में? किस शिलालेख में? 12वें में। उसके बाद बात की जाए सोहगौरा के ताम्रपत्र अभिलेख की, जो कि गोरखपुर में है। यहाँ से क्या मिलता है कि अकाल के समय अन्नागार से मुफ्त अनाज वितरण का वर्णन मिलता है, ठीक है, इस अभिलेख से। सारनाथ स्तंभ की बात की जाए तो इसको मैंने यहाँ जानबूझकर ऐड इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है करंट से भी रिलेट करके पूछ ले क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नया वाला जो संसद भवन है उस पर अशोक स्तंभ लगाया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था, जो काफ़ी विवाद में रहा था ये वाला अशोक स्तंभ, ठीक है। तो ये सारनाथ स्तंभ भी तो अशोक स्तंभ ही है, तो इसके बारे में यही आपको ध्यान में रखना है कि स्तंभ के शीर्ष पर जो सिंह है ना, उसकी आकृति किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, ठीक है। और शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? सिंह चतुर्मुख। कितने सिंह हैं उस पर? 4, ठीक। चलिए आगे बात की जाए कि आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण कराया था, जिस गुफा का नाम ध्यान रखिएगा, सुदामा गुफा, ठीक। जबकि लोमश ऋषि तथा नागार्जुनी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, सुदामा गुफा किसने करवाया था? अशोक ने, जबकि लोमश ऋषि तथा नागार्जुनी गुफा का निर्माण दशरथ ने, ठीक। और अशोक की जो तुलना की जाती है रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से की जाती है। फिर बात की जाए दशरथ की, तो दशरथ अशोक का पौत्र है। अशोक की भांति ही इसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की, ठीक। और नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीविकों के लिए 3 गुफाएं बनवाई। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाएं, लोमश ऋषि भी ध्यान में रखिएगा, अभी वहाँ पर बताया था मैंने। हाँ, मौर्य काल के कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, बस रीडिंग मार लीजिए। पण्याध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष को पण्याध्यक्ष बोला जाता था। सीताध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का अधिकारी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। अक्षपट्टलिक महालेखाकार को। पौतवाध्यक्ष माप तौल के अधिकारी को। रक्षण किसको बोला जाता था? पुलिस अधिकारी को। समाहर्ता तो आप समझते हैं कलेक्टर,
कर से संबंधित, ठीक। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब रीडिंग लगा लीजिए लेकिन थोड़ा ध्यान से ही, ठीक। चलिए फिर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अशोक के जो अभिलेख है ना वो ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलता है, ठीक। और ब्राह्मी खरोष्ठी में डिफरेंस क्या है, ब्राह्मी को बाएं से दाएं लिखते हैं, ट्रिक से ऐसे याद रख लीजिए। ब्राह्मी में ब है ना, तो ब से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक। और खरोष्ठी को दाएं से बाएं, ठीक है। ब्राह्मी को याद रख लीजिए, उसके उल्टा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अरामाइक से संबंधित कुछ अभिलेख हैं, उसका नाम ध्यान में रख लीजिएगा। लमगान है, कांधार है, तक्षशिला है, ठीक है ना। ये सब भारत के उत्तर पश्चिम में है। लमगान कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। पुले दारुन अफगानिस्तान में है। शारेकुना ये भी जगह है, अफगानिस्तान में है। तक्षशिला पाकिस्तान में है। तक्षशिला अभिलेख तक्षशिला में, ठीक। चलिए थोड़ा सा नाम ध्यान में रखिएगा कि ये अरामाइक लिपि से संबंधित है, लमगान, कांधार, ठीक। आगे बात की जाए प्राक अशोक। प्राक मतलब पूर्व, अशोक से पहले, ठीक। पूर्व भी मैं लिख सकता था यहाँ पर, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में प्राक ही लिख दे तो इसलिए जानबूझकर मैंने प्राक लिखा है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, श्रीलंका के अनुराधापुर से, ठीक है ना। अशोक से पहले ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य, ठीक। अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया था। भेरी घोष मतलब युद्ध के पहले, युद्ध करने के लिए नगाड़ा बजाते हैं ना, ठीक। तो भेरी घोष के बदले ढोल नगाड़ा नहीं बजाते हैं, उसी को भेरी घोष बोला जा रहा है। तो उसके बदले धम्म घोष को अपनाया था। बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से बाद में, अभी थोड़ा टाइम की कमी है। फिर बात की जाए अशोक और दशरथ की, तो ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अफगानिस्तान का जो बामियान है ना, यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। अब मौर्योत्तर काल में सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश को। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक, ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक। और जो पुष्यमित्र शुंग है ना, इसी के समकालीन पतंजलि रहे हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित, ठीक ना। राजधानी क्या थी, विदिशा। और आक्रमण किसका हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में यवन का आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, जिसको पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है ना कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे, पतंजलि, ठीक ना। फिर बात की जाए मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में होती है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। शुंग काल में अंतिम शासक कौन रहा, देवभूति। तो ये जो फेमस वंश नहीं है ना, तो इनके संस्थापक और अंतिम शासक जरूर ध्यान में रखिएगा। कण्व वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक वासुदेव हैं और अंतिम सुशर्मा, बस इतना काफ़ी है। सातवाहन वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक सिमुख, ठीक। सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सुशर्मा कौन, कण्व वंश का अंतिम शासक। राजधानी प्रतिष्ठान या फिर पैठन, ठीक ना। वास्तविक राजधानी की बात की जाए तो आरंभिक राजधानी क्या थी सातवाहन वंश की, अमरावती थी। शातकर्णी प्रथम की बात की जाए तो ये सातवाहन वंश का महान शासक रहा। चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति बनवाई शातकर्णी प्रथम ने। दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की और नाना घाट शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है शातकर्णी प्रथम का, ठीक है। सातवाहन वंश में आगे बात की जाए तो अगला शासक हुआ हाल प्रथम, जिसने रचना की है किसकी, गाथा सप्तशती की। उसके बाद के जो शासक है वो कौन है, गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने सातवाहन वंश का पुनरुद्धार किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है इसको। और नासिक अभिलेख में शातकर्णी, गौतमी पुत्र शातकर्णी का वर्णन मिलता है, जिसमें अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि से नवाजा गया है, ठीक ना। याज्ञश्री शातकर्णी प्रथम की बात की जाए तो ये अंतिम शक्तिशाली शासक रहा सातवाहन वंश का। और अंतिम जो शासक रहा वो कौन रहा, पुलवामी चतुर। आप इसमें अंतिम शासक और जो संस्थापक है उसको ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए बस। फिर बात की जाए सातवाहनों की ही, तो ब्राह्मणों को भूमि दान या जागीर देने की प्रथा शुरू की सबसे पहले किसने, सातवाहनों ने, ठीक ना। मौर्योत्तर काल में आगे देखें तो मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे होता है, देखिए पश्चिमोत्तर से होता है। पश्चिमोत्तर से यहाँ पर भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पहलव तथा कुषाण आक्रमण शुरू कर देते हैं पश्चिमोत्तर में, ठीक है ना। सबसे पहले आक्रमण यूनानियों का होता है, जिन्हें भारत में हिंद यूनानी के नाम से जाना जाता है। प्रथम आक्रमण कौन करता है, प्रथम शासक कौन है, डिमेट्रियस प्रथम, ठीक है ना।
इसका उत्तराधिकारी कौन है? मिनांडर। आगे देखते हैं मिलिंद, ये याद आ रहा होगा आपको, मिलिंद पन्हो जो रचना है, किसकी रचना है? नागसेन की। इसी में ना मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। ठीक, वही। आगे बात करते हैं। आगे बात करें, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। हेलेनिस्टिक आर्ट यूनानी कला ही है। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या है? यूनानी कला है। और ये हेलेनिस्टिक आर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर भारत में क्या है? गांधार कला। फिर शकों की बात की जाए, शक, तो सबसे विख्यात शासक जो हुआ शकों में वो हुआ रुद्रदामन प्रथम, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गुजरात में है सुदर्शन झील, ये जरूर ध्यान में रखिएगा ये। ठीक है, फिर बात करते हैं पहला व्यापारथियाई के बारे में कुछ विशेष जानने के लिए नहीं है, ये मैंने क्रम से इसलिए लिखा है कि हो सकता है कभी क्रम पूछते कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद में कौन, इसलिए। ठीक, आगे देखिए कुषाण वंश की। कुषाण वंश में सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कडफिसेस। ठीक है ना, इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। कुजुल कडफिसेस संस्थापक, ध्यान में रखिएगा। विम कडफिसेस एग्जाम में पूछ चुका है बीपीएससी में। उत्कृष्ट सिक्के जारी किए थे किसने? विम कडफिसेस ने, जरूर ध्यान में रखिएगा ये। फिर बात की जाए कनिष्क की, ये पूरा ही ध्यान में रखिएगा। कनिष्क वंश जो है कनिष्क वंश बोल रहा हूँ, कुषाण वंश। कुषाण वंश में कनिष्क की बात की जाए तो इस वंश का महान शासक रहा ये कनिष्क। इसके दरबार में कौन कौन थे? नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ध्यान रखिएगा। राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष की रचना क्या है? सौंदरानंद है, बुद्ध चरित्र है, सारीपुत्र प्रकरण है, रचनाएं भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। आश्रित विद्वान कौन था भाई कनिष्क के दरबार में? वसुमित्र ने चौथे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी में। कौन शुरू करता है? कनिष्क। ठीक ना, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आपको। ये क्या लिख दिया है? विक्रम संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व में, और ये गुप्त संवत 319 ईस्वी में। ठीक ना, जबकि शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। ठीक, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा दोनों थी। चलिए आगे बात करते हैं। अंतिम शासक कौन था? वसुदेव, ध्यान में रखिएगा, कुषाण वंश का। फिर बात की जाए गुप्त साम्राज्य की, तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे एक्सप्लेन करके। फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। और गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ? श्रीगुप्त। ठीक, इसका अन्य नाम क्या है? आदिराज। फिर बात करें घटोत्कच की, अगले शासक की, तो ये श्रीगुप्त का पुत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली अभी बात नहीं आई है, बस संस्थापक ध्यान में रखिए। फिर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं आगे, तो इस वंश का पहला प्रसिद्ध राजा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। इसने विवाह की कुमार देवी से जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। सर्वप्रथम सिक्का जारी करने वाला गुप्त शासक था ये। ठीक, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार होता है, काफ़ी ज़्यादा विस्तार इसमें होता है। इसने उपाधि धारण की, पर क्रमांक की, 100 युद्धों का विजेता बोला जाता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा समुद्रगुप्त को। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और प्रयाग प्रशस्ति जो संबंधित है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसका रचयिता कौन है? हरिसेन, जरूर ध्यान में रखिएगा ये भी। आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष काल बोला जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को। ठीक ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ध्यान रखिएगा, शक विजय के उपरांत। देवराज बोला गया है सांची के अभिलेख में, और देवगुप्त बोला गया है प्रवर सेन अभिलेख में चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। बस रीडिंग लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो विक्रमादित्य ध्यान में रख लीजिए। ठीक, और चीनी यात्री आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल में, फाहियान, ये याद रखिए। और देखिए उदयगिरी अभिलेख में ये मिलता है ना कि उद्देश्य था चंद्रगुप्त द्वितीय का संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। और विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज लगाने का उल्लेख कहाँ से मिलता है? महरौली अभिलेख से। ठीक, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये है विक्रमादित्य ध्यान में रख लीजिए, चीनी यात्री फाहियान ध्यान में रख लीजिए,
फिर 9 रत्न में 3-4 नाम ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त के 9 रत्न हैं। जैसे कालिदास को ध्यान रख लीजिए, अमर सिंह, धनवंतरी, वराह मिहिर, बाकी सब रीडिंग मार दीजिए, क्योंकि सारे नाम अगर याद नहीं है तो याद करना अभी से कोई मतलब नहीं है याद करने का। अब बात की जाए कुमारगुप्त प्रथम की, तो सबसे अधिक जो अभिलेख मिलते हैं गुप्तकालीन वो कुमारगुप्त प्रथम के काल में मिलते हैं। शरदकालीन सूर्य बोला गया है तुमन अभिलेख में कुमारगुप्त को प्रथम को। स्थापना की थी इसने नालंदा विश्वविद्यालय की, और उपाधि ग्रहण की कौन सी, महेंद्रादित्य की। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है, हुणों का जो पहला भारतीय आक्रमण वो स्कंदगुप्त के काल में होता है, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। आगे बात की जाए, कुछ नोट देख लीजिए। गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे, ठीक है। स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है ना। जबकि गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत थी, जिसको उच्च लोगों का भाषा माना जाता था। संस्कृत को उच्च लोगों की भाषा माना जाता था, ठीक है ना। आगे बात की जाए कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है एरण अभिलेख से, ठीक। उसके बाद बात की जाए संस्कृत साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो गुप्त काल को ही माना जाता है। धम्मिक स्तूप सारनाथ में है। शतरंज का उद्भव होता है इसी काल में। हाँ, भू राजस्व का जो दर था वह उपज का 6वां भाग था, उपज का 6वां भाग, ठीक है ना। 6वां भाग मतलब 1/6। और जो हिंदू धर्मशास्त्र हैं उसमें भी 1/6 का ही वर्णन है, मतलब 6वें भाग का। ध्यान रखिएगा ये। कुछ रचनाएं हैं। आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है, आर्यभट्टीय की, दशगित्तिक की, आर्याष्टक की, ठीक। आर्यभट्टीय ध्यान में रखिएगा। आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोल बताया है, उसकी परिधि का सही अनुमान लगाया है, ठीक है ना। वराह मिहिर की जो रचना है वो पंच सिद्धांतिका है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो ब्रह्म सिद्धांत है। धनवंतरी को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता है, और सुश्रुत जो है ये भी आयुर्वेद से संबंधित है। आगे बात की जाए, कुछ लेखक और पुस्तक हैं, नाम ध्यान जरूर रखिएगा। कालिदास की जो पुस्तक है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम को ध्यान में रखिए और मेघदूत को ध्यान में रखिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, ठीक है। भास की बात की जाए तो स्वप्नवास वद्धता को ध्यान में रख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है। बाण भट्ट की जो रचना है वो हर्षचरित है, कादम्बरी है। विशाख दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस है, ध्यान रखिएगा इसको। बाण भट्ट भी ध्यान में रखिएगा, ये हर्षचरित कादम्बरी। आगे बात कीजिए, शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम है। भौमक की जो रचना है वो रावणार्जुनियम है। वत्सभट्ट की रचना है रावणवध। राजशेखर की काव्य मीमांसा। अमर सिंह की अमरकोश। कुछ बंदरगाह की बात की जाए गुप्तकालीन, तो पूर्वी तट पर जो गुप्तकालीन बंदरगाह था वो कौन था, ताम्रलिप्ति, इसको ध्यान में रखिएगा। और पश्चिमी घाट पर सोपारा और भड़ौच। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चीनी यात्री में 1-2 नाम और ध्यान में रख लीजिए। सुंगयुन कब आता है, 518 ईस्वी में भारत में, और इत्सिंग कब आता है, 671-72 में, ठीक है ना। आगे बात की जाए, खिल भूमि किसको कहा जाता था, जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो उसको खिल भूमि। और अप्रहत भूमि किसको कहा जाता था, बिना जोती गई जंगली भूमि को, बिना जोती गई जंगली भूमि को। ये बीपीएससी में पूछ चुका है 60 से 62वीं में। आगे बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की, तो सबसे पहले देखते हैं वर्धन राजवंश को। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था, पुष्यभूति, और वर्धन राजवंश से ही संबंधित है कौन, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन में जानने के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये ध्यान में रख लीजिएगा। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, वेनसांग, ठीक ना। वेनसांग आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और यही यात्री है ना जिसको कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंसा था वेनसांग, ठीक ना, ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। दरबारी कवि कौन रहे हर्षवर्धन के, मयूर, जिसने रचना की किसकी, सूर्य शतक की।
और बाणभट्ट भी रहे जिसने किसकी रचना की, अभी हम देख चुके हैं, हर्षचरित और कादम्बरी की बुक ध्यान में रखिएगा। और हर्षवर्धन ने खुद जो रचनाएं की इसको भी ध्यान में रखिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ठीक है ना। आगे बात की जाए तो पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य वंश का था, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान के समय पराजित किया। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन ने पराजित किया हर्षवर्धन को, ठीक है ना, दक्षिण में जाने से रोका। चलिए फिर बात करते हैं आगे, जरूर ध्यान में रखिएगा ये। और चलिए देख लेते हैं हम दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में सबसे पहले बात की जाए संगम काल की, तो संगम काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन होता है। प्रथम संगम मदुरई में होता है, किसकी अध्यक्षता में, अगस्त्य ऋषि की। दूसरा होता है कपाटपुरम में, अगस्त्य ऋषि और तोल्कापियर की अध्यक्षता में। तीसरा संगम होता है मदुरई में ही, नक्किरर की अध्यक्षता में। और ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि पांड्य राज्य जो है ना, उनकी जीवन रेखा कौन सी नदी थी, वेंगी नदी, ठीक है। और इनकी राजधानी कौन सी थी, पांड्यों की, मन करे तो ध्यान में रख सकते हैं मदुरई, ठीक है। आगे बात की जाए दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी, तो सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, बप्पा देव को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, सिंह विष्णु को। सिंह विष्णु के दरबार में ही कौन था, भारवी ने किसकी रचना की, किरात अर्जुनियम की। ये एग्जाम में पूछ भी चुका है बीपीएससी 67th में। फिर बात की जाए महेंद्र वर्मन प्रथम की, तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने रचना की है किसकी, मत विलास प्रहसन की। तो बस ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे बात की जाए नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया, उसके बाद उपाधि धारण की किसकी, वातापी कोंड की। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात की जाए नरसिंह वर्मन द्वितीय की, तो इसी के दरबार में कौन रहता था, दंडी या दंडी ने, जिसने दशकुमार चरित की रचना की है, दशकुमार चरितम, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये। अंतिम शासक कौन हुआ, अपराजित वर्मन, ठीक। तो इसमें संस्थापक और अंतिम शासक ध्यान में रख लीजिएगा। और फिर बात कीजिए, बाकी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा रचना जिसने की है मत विलास प्रहसन, किसने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और ये आगे भी मैंने ये इसको नोट करके लिखा है आगे, तो वहाँ भी ध्यान दे सकते हैं जो पुस्तकें हैं। फिर बात की जाए चालुक्य वंश की, तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी, ठीक। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक है चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा इस वंश का। ऐहोल अभिलेख इसी से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख, ठीक है ना। इसके रचनाकार कौन है, रविकीर्ति, ध्यान रखिएगा इसको। अंतिम कौन रहा चालुक्य वंश का अंतिम शासक, कीर्तिवर्मन द्वितीय। फिर बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, तो स्थापना दंती दुर्ग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। तो स्थापना जिसने करवाया, मतलब राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक है उसको, मतलब दंती दुर्ग, और जो अंतिम शासक है वो ध्यान में रखिएगा इसमें, ठीक है। चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश का संस्थापक कौन रहा, विजयालय, ये इस बार पूछा भी था 67th में। और फिर बात की जाए अगले शासक की, परांतक प्रथम की, तो परांतक प्रथम के काल में ही तक्कोलम का युद्ध होता है, ठीक है ना, तक्कोलम का युद्ध कृष्ण तृतीय के साथ। कृष्ण तृतीय कौन, राष्ट्रकूट वंश का ये है अंतिम शासक, जिसमें चोल पराजित होते हैं। चलिए आगे बात की जाए, तक्कोलम का युद्ध ध्यान रखिएगा किनके बीच हुआ था, बताइए, चोल और राष्ट्रकूट के बीच। आगे बात की जाए चोल वंश में राज प्रथम की, तो राज प्रथम चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा, जिसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। श्रीलंका बोले या सिंघल बोले, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दोनों एक ही है, ये प्राचीन नाम है। फिर राजेंद्र प्रथम की बात की जाए तो चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष माना जाता है राजेंद्र प्रथम के काल को। इसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, ठीक। उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया, किसके लिए, गंगा जल लाने के लिए। और पाल शासक महिपाल को हराने के बाद गंगेय कोड चोल की उपाधि धारण की, ठीक ना।
फिर बात की जाए आगे, कुछ फैक्ट्स हैं। ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था चोल साम्राज्य में थी, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था किसमें थी, ऑप्शन देकर पूछ लेता है, तो चोल साम्राज्य में। चोल साम्राज्य को अंततः खिलजी के सेनानायक मलिक काफूर ने समाप्त किया। कुरल, कुरल एक तमिल साहित्य, कुरल जो है ना तमिल साहित्य का बाइबल समझा जाता है कुरल को, तथा लघु वेद माना जाता है। जिसके लेखक कौन है, तिरुवल्लुवर। तमिल रामायण जो है ना, इसके लेखक कौन है, कंबन, तमिल रामायण या रामावतारम। फिर बात की जाए तोलकाप्पियम ग्रंथ की, तो इसके प्रणयनकर्ता कौन है, तोलकाप्पियर। और भारत रोम व्यापारिक संबंध जो है ना, उसका साक्ष्य मिलता है किसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में, ठीक, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या पूछेगा इसमें कि इसके राइटर कौन है, लेखक अज्ञात हैं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा अगर बीपीएससी पूछता है तो। चलिए आगे बात करें चोल प्रशासन की, ये पूछ भी चुका है एग्जाम में। आगे बात कीजिए चोल प्रशासन की, तो ये कुछ नाम है, आप बस पढ़ लीजिए। टोट वर्यम उद्यान प्रशासन से संबंधित, संवत्सर वर्यम वार्षिक समिति से संबंधित, एरी वर्यम तालाब समिति, बस रीडिंग मार लीजिए। फिर पाल वंश की बात की जाए तो बिहार स्पेशल में भी आप देखेंगे ये। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल, जिसने उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बिहार शरीफ में है। फिर धर्मपाल की बात की जाए तो धर्मपाल के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, आगे देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। देवपाल की बात की जाए तो देवपाल के बारे में इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान में रखने वाली है ये है कि 5 गांव दान दिए देवपाल ने, ठीक है ना। किस काम के लिए, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर, शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र के अनुरोध पर, ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, तो इसके संस्थापक कौन है, नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट द्वितीय की बात की जाए तो नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। मिहिर भोज की बात की जाए तो ये इस वंश का महानतम शासक रहा, ठीक, जो वैष्णव था, जिसने उपाधि धारण की इकाई की, आदिवराह की उपाधि धारण की, ठीक है। देखिए जो फेमस वंश नहीं है ना, उनके जो संस्थापक हैं उनको जरूर ध्यान रखिए, उसके बाद अंतिम शासक हैं उनको ध्यान रखिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक। हाँ समय हो तो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, बट अभी अगर एग्ज़ाम है, अभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष की बात कीजिए तो किनके बीच हुआ था ये, तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें अंतिम रूप से सफल हुए थे कौन, गुर्जर प्रतिहार। आगे बात कर ली जाए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। वेनसांग के समय। मथुरा की बात की जाए तो ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, और वाराणसी जो था वो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। पीछे हमने बहुत सारी पुस्तकें और उसके राइटर को देख लिया है, यहाँ पर हो सकता है रिपीट कर जाए। वराहमिहिर ने रचना की किसकी, पंच सिद्धांतिका की, वो देख ही चुके हैं हम पीछे। कल्हड़ ने किसकी रचना की है, राज तरंगणी की, जो कश्मीर के इतिहास पर रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी देख चुके हैं। हाँ ये ध्यान रख लीजिएगा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, वात्स्यायन ने कामसूत्र की, भास्कराचार्य ने लीलावती की, ये ध्यान रखिएगा। भास ने स्वप्नवासवदत्ता की, भारवी ने किरातार्जुनियम की, ये भी देख चुके हैं। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की, ये भी देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा सब। नागसेन ने मिलिंद पन्हो की, ये देख ही चुके हैं, बड़े ध्यान रखिएगा। और अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, ये भी देख चुके हैं। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की है, ठीक है। मेरी कोशिश थी कि जितनी भी पुस्तकें हमने अभी देखी है प्राचीन भारत में, उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूँ, बट जितनी जगह थी उसके अकॉर्डिंग मैंने जितनी पुस्तकें हो सकी हैं और उनके जो राइटर हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी जिनको नहीं लिखा उनको भी ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।